नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, सेकेंड ईयर में एक और नए सब्जेक्ट पर मॉडल पेपर आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का सेशन होने जा रहा है मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर। जी हाँ, जिनका भी मेजर में हिस्ट्री है। ठीक है, हिस्ट्री में आपके दो पार्ट हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास और एक आधुनिक भारत का इतिहास। तो इसमें से मध्यकालीन भारत के इतिहास पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो है पूरा सिलेबस, पूरा सब्जेक्ट आज हम कवर कर लेंगे, और वो भी मात्र और मात्र 15 क्वेश्चनों के अंदर अंदर। ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन में आज 15 प्रश्न टॉप कैटेगरी वाले देने वाला हूं 2026 के एग्जाम के लिए, सबसे बेहतर और सबसे मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहे हैं। तो एक भी क्वेश्चन को अब आप लोगों को जो है इग्नोर नहीं करना है। जितने क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं सिर्फ इतने क्वेश्चन कर लीजिए अगर आप एग्जाम में अच्छा परिणाम चाहते हैं तो। और बाकी में अगर आप एग्जाम में पास होना भी चाहते हैं, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, तो मात्र ये 15 प्रश्न आप लोग अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, पढ़ लीजिए। आप न अगर देखिए, आपने पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है कोई मायने नहीं रखता। मात्र अगर लेकिन आपने अगर ये 15 प्रश्न जो मैं आज दे रहा हूं, ये अगर बेहतर तरीके से मेरे बताए अनुसार अगर आपने तैयारी कर ली, तो जो मैं लिख कर लाया हूं 90% गारंटी, 100%, मैं इसको 100% तक पहुंचने को तैयार हूं। 90% से भी ज्यादा आप अपने एग्जाम में स्कोर कर सकते हो इन मात्र इन 15 प्रश्नों के माध्यम से। और ये कोई हवाबाजी नहीं है, ये पिछले कई सालों का अनुभव है। पिछले 7 सालों से मैं फिलहाल यूट्यूब पे हूं, और पिछले कई साल हो चुके हैं आप लोगों को एजुकेट करते हुए, लेकिन यूट्यूब पर आए मुझे 7 साल हो चुके हैं, और सातों साल में हर साल आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाता हूं, जिसमें हर बार 15 टॉप कैटेगरी के क्वेश्चन देता हूं। ठीक है ना। तो आज भी मैं आपको वही 15 प्रश्न देने जा रहा हूं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के। एक भी प्रश्न को इग्नोर नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। सेकेंड ईयर वाले सारे बच्चों के लिए ये मॉडल पेपर 2026 के एग्जाम के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं पहला क्वेश्चन आज का। पहला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों का वर्णन कीजिए। दोस्तों, मैं हर लेक्चर में गला फाड़ फाड़ के बोलता हूं आप लोगों से कि आप प्रश्न की भाषा पर जाने की अपेक्षा उसकी टर्म को पहचानना सीख लीजिए। जिस दिन आपने टर्म को पहचानना सीख लिया, उस दिन आपको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। कहने का मतलब दुनिया में ऐसा कोई प्रश्न बना ही नहीं है जो आपको कंफ्यूज कर सके। आपने जो पढ़ा है उसका उत्तर सटीक रूप से आप लिख करके आओगे, यदि प्रश्न बेहतर तरीके से समझ जाओगे तो। पहला प्रश्न क्या बोलता है, भारतीय मध्यकालीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत बताइए। स्रोत बताइए, तो यहां पर कुल मिलाकर आपका पूरा फोकस स्रोत पर होना चाहिए। स्रोत किस चीज के? मध्यकालीन इतिहास को जानने के। तो यहां पर आपको कुल मिलाकर आपको स्रोत को पढ़ना है। स्रोत को भी 360 डिग्री के साथ पढ़ना है। 360 डिग्री यानी स्रोत से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट दिए गए सबको पढ़ लीजिए, कुछ भी मत छोड़ना है ना। और सेम प्रश्न है अथवा में सेम प्रश्न है कि इसी प्रश्न को और कैसे पूछा जा सकता है। आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिए, या फिर नोट डाउन कर लीजिएगा सभी क्वेश्चनों को। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासक के रूप में उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक शासक था। शासक के दौरान इसने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की थी? क्लियर है? कौन कौन सी उपलब्धियां इसको प्राप्त हुई थी, वो सारी उपलब्धियों का आपको यहां पर बताना होगा। और अथवा में भी यही प्रश्न पूछा गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों एवं चरित्र का मूल्यांकन कीजिए। सेम प्रश्न है, कोई अलग नहीं है। 360 डिग्री के साथ मतलब सभी कॉन्सेप्टों को कवर करके पढ़ोगे तो ये सब कुछ कवर हो जाएगा आप लोगों का। अगला प्रश्न है भाई, प्रश्न नंबर 3 है, रजिया सुल्तान के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं और असफलताओं के कारण बताइए। सिंपल सा प्रश्न है, रजिया सुल्तान के शासनकाल के दौरान जो घटनाएं घटित हुई वो घटनाएं बतानी है। साथ में रजिया सुल्तान की असफलता के पीछे क्या रीजन थे, क्या कारण थे, वो आपको बताना है। भाई अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की विजय का उल्लेख कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी की विजय क्यों होती चली गई? उत्तर भारत को उसने विजय किया, किन कारणों से किया था, वो सारा उल्लेख आपको इस यात्रा वृतांत के अंतर्गत बताना होगा। भाई प्रश्न नंबर 5 है, एक शासक के रूप में फिरोज शाह तुगलक का मूल्यांकन कीजिए। क्लियर? जब जहां पर भी बात मूल्यांकन किया है ना, तो उसकी विशेषताएं भी बतानी है। मैं तो बताते हुए विशेषताएं बतानी है। विशेषताओं के बताने के बाद में कुछ आलोचनात्मक तथ्य भी रखना है आप लोगों को मूल्यांकन के अंतर। मूल्यांकन मतलब उसका पोस्टमार्टम करना है आप लोगों को। उसकी अच्छी बातें बुरी बातें दोनों को मिक्स करके आगे बढ़ना है, याद रखिएगा, है ना। चलिए प्रश्न नंबर 6 को लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, पूरा बोर्ड ओपन कर लेते हैं, ये 10 प्रश्न तक। ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, इसमें जो है एनिमेशन नहीं लगा था, है ना। तो प्रश्न नंबर 6 को देखिए, विजयनगर साम्राज्य के उत्थान एवं पतन के पर प्रकाश डालिए। तो विजयनगर साम्राज्य का उत्थान और पतन पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, है ना। थोड़ी बहुत तो यार देखिए, थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा ना, साल भर से आप लोग सेकेंड ईयर में है, तो कभी तो आपके अंदर से आत्मा की आवाज आई होगी, क्या थोड़ा सा तो पढ़ ले, कॉलेज में हम पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं। कभी तो आपको ऐसा अनुभव हुआ होगा ना कि हम स्टूडेंट हैं। तो
आपका रिलेशन बुकों से भी रहता है, तो आप थोड़ा बहुत तो कभी तो लगा होगा, तो शायद आपने कभी पढ़ा भी होगा। और जब आपने पढ़ा होगा तो सेकंड थर्ड यूनिट को पढ़ते समय आपके सामने विजयनगर साम्राज्य जरूर आया होगा। विजयनगर साम्राज्य के जो कर्ता धर्ता थे हरिहर बुक्का और कृष्णदेव राय, हरिहर बुक्का और कृष्णदेव राय, इन दो को जरूर पढ़िएगा। और इन दो के बिना तो विजयनगर साम्राज्य अधूरा है, आप इसकी शुरुआत नहीं कर पाओगे। क्लियर है? तो जब विजयनगर साम्राज्य पढ़ोगे ना तो ये सारे कॉन्सेप्ट अपने आप आपके सामने आ जाते हैं, जहां मैंने अंडरलाइन कर रखा है। वही अगला प्रश्न है, बाबर के चरित्र एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। बाबर का चरित्र और उपलब्धियां, इन सबको बताने के बाद में उसका मूल्यांकन, यानी कि सबको बता दिया आप लोगों ने, इसके चरित्र के बारे में बता दिया, उपलब्धियों के बारे में बता दिया, फिर उनकी आलोचना करते हुए आगे बढ़े। और लास्ट में आप निष्कर्ष जब लिखोगे ना तो निष्कर्ष में दोनों का मिला जुला रूप, संतुलन बना करके आपको लिखना है, उसके अच्छाइयां और बुराइयां दोनों में संतुलन आपको बनाना है। क्लियर है? वही प्रश्न नंबर 8 को देखिए, अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो मात्र प्रशासनिक व्यवस्था बोली गई है तो प्रशासनिक व्यवस्था ही लिखनी है, याद रखिएगा। वहीं शिवाजी के शासन प्रबंध का वर्णन कीजिए। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 में क्या बोला गया है, अकबर का प्रशासनिक व्यवस्था बताइए। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था का ही उल्लेख करना है। लेकिन प्रश्न नंबर 9 में क्या कहा गया कि शिवाजी के शासन का वर्णन, शासन प्रबंध का वर्णन कीजिए। तो शासन प्रबंध में सारी व्यवस्थाएं आ जाएंगी, प्रशासनिक व्यवस्थाएं आ जाएगी, ठीक है, सामाजिक व्यवस्थाएं भी आ जाएगी, आर्थिक व्यवस्थाएं भी आ जाएगी, यानी कि पूरा साम्राज्य संचालन संबंधी जो जो व्यवस्थाएं होती है वो सारी व्यवस्थाओं का उल्लेख इसमें हो जाएगा। तो इसमें कंटेंट अच्छा खासा आप लोगों को मिल जाएगा। और साथ में देखिए अथवा में बोला गया कि शिवाजी की अष्ट प्रधान व्यवस्था को बताइए। तो जो शासन प्रबंध की बात करोगे ना तो अष्ट प्रधान की बात उसमें जरूर करनी होगी आप लोगों को। तो प्रश्न एक ही है, अलग से नहीं है। प्रश्न नंबर 10 को देखिए, मुगल राजपूत संबंध पर लेख लिखिए। मुगल और राजपूतों के संबंधों पर। क्लियर है? तो मुगल काल में मुगल राजपूत संबंध किस प्रकार के थे उस पर वर्णन करना है। अथवा में भी सेम प्रश्न दिया गया है, कोई अलग नहीं है, अच्छे से पढ़िएगा, समझ आ जाएगा। चलिए नोट डाउन करने वाले बच्चों को नोट डाउन कर लीजिए, मैं थोड़ी देर साइड में हो जाता हूँ, ठीक है? थोड़ी देर नहीं होगा, वीडियो को पॉज कर लीजिए रोक करके, फिर जो है आप उसको नोट डाउन करते रहिएगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल सिख संबंधों पर निबंध लिखिए। मुगल सिख संबंधों पर, इससे पहले वाला प्रश्न मुगल और राजपूतों पर संबंध था, अब मुगल सिख संबंधों पर। वहीं अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती के विशेष संदर्भ में, संदर्भ लिखा हुआ है ना, ये संदर्भ में मुगल गौण संबंधों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न थोड़े से कंफ्यूजेबल होते हैं, कंफ्यूज करने लायक होते हैं। रानी दुर्गावती के संदर्भ में, विशेष संदर्भ में मुगल और गौण के बीच में किस प्रकार के संबंध थे ये आपको बताना है। तो यहाँ बात करनी है मुगल और गौण संबंधों की, लेकिन किस परिप्रेक्ष्य में, रानी दुर्गावती के परिप्रेक्ष्य में, याद रखिएगा। वहीं भारतीय इतिहास में रानी दुर्गावती की भूमिका का वर्णन करना है। सेम प्रश्न है, कोई अलग नहीं है। प्रश्न नंबर 13 देखिए, मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था का वर्णन करते हुए गुण दोष बताइए। मनसबदारी व्यवस्था नहीं पढ़ा होगा तो सुना तो 100% होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 14 को देखिए, भक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसका भारत में प्रारंभ कैसे हुआ। भक्ति आंदोलन, अब इस प्रश्न में आपको काफी टर्म दी गई है जो आप लोगों से पूछी जाएगी। देखिए भक्ति आंदोलन क्या होता है, फर्स्ट टर्म हो गई आपकी। इसके बाद में इस भक्ति आंदोलन की का शुभारंभ, शुरुआत कैसे हुई थी, है ना, शुरुआत कैसे हुई, कहां से हुई, ये बताना है। वहीं इस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन थे ये बताना है, और साथ में इसकी विशेषताएं बतानी है। कुल मिलाकर के आप लोगों से 5 कॉन्सेप्ट इस प्रश्न में पूछे गए आप लोगों से ना, 5 कॉन्सेप्ट। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अगर आप अपनी किताब के अंदर या जहां से भी आप लोग पढ़ रहे हो, भक्ति आंदोलन को 360 डिग्री के साथ अगर पढ़ लेते हो ना तो ये सारे कॉन्सेप्ट अपने आप उसमें समाहित हो जाते हैं। चलिए अगला और आखिरी प्रश्न देखिए, नूरजहां, जीजाबाई और चांद बीबी, इसके इतिहास का मूल्यांकन कीजिए, इसके इतिहास का या इनकी भूमिका बताइए। तो यहाँ पर तीन कैरेक्टर दिए गए हैं आपको, नूरजहां, जीजाबाई और चांद बीबी। इन तीनों के बारे में आपको, इनके तीनों के इतिहास में क्या भूमिका रही है ये आपको बताना है। तो ये वो 15 प्रश्न हैं जिन्हें हर हाल में आपको कंठस्थ करना है। प्रश्न कंठस्थ नहीं करना, प्रश्न के उत्तरों को कंठस्थ करना है, प्रश्न को अच्छे से समझना है। समझने के, देखिए दोस्त एक बात बता दूं आपको, 1 घंटा लगे या 2 घंटे या पूरा दिन लग जाए, जब तक प्रश्न समझ नहीं आए ना, आंसर की ओर गलती से मत बढ़ना आप लोग। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो आगे चल करके भी, तो पहले प्रश्न को बेहतर तरीके से समझना सीखिए। प्रश्न समझना सीख गए ना तो जिंदगी भर की समस्या आपकी खत्म हो जाएगी, और एक आदत आपके अंदर डेवलप हो जाएगी फर्स्ट रीडिंग में सब कुछ समझने वाली। पहली बार पढ़ोगे कुछ भी,
सब कुछ समझ आता चला जाएगा, क्योंकि उत्तर में भी प्रश्न होते हैं। याद रखिएगा, जब आप पूरी स्टोरी पढ़ते हो ना, तो उस स्टोरी में अपने आप में प्रश्न होते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पहले प्रश्नों को बेहतर तरीके से समझना सीखिए। प्रश्न समझना सीख गए ना, उत्तर की औकात नहीं कि वो आपके समझना है, आसानी से आप लोगों को समझ आने लगेंगे। पहले प्रश्न को समझना सीखिए। और मैं यहाँ पर जो गला फाड़ता हूँ ना, इन सब 15 पर मैं चाहूँ तो पीडीएफ बना करके आपको ग्रुप में अपलोड कर दूं, ये लीजिए आपका मॉडल पेपर हो गया। यहाँ पर क्यों आता हूँ 15-20 मिनट के लिए गला फाड़ने के लिए? इसी कारण से, ताकि प्रश्न एक आदत आपकी डेवलप हो जाए, प्रश्न समझना सीख जाए आप लोग, है ना। तो प्रश्न की हर एक टर्म पर आप लोगों को फोकस करना है, प्रश्न की भाषा पर नहीं, क्योंकि प्रश्न हर किताब में प्रश्न अलग मिलेगा, एग्जाम में प्रश्न अलग देखने को मिलेगा। लेकिन जो टर्म में अंडरलाइन करके ला रहा हूं, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपके अंदर डालने का प्रयास कर रहा हूं ना, वो टर्म पर आप फोकस करना। जिस दिन सीख गए ना, आपको सारी किताबों के प्रश्न, एग्जाम सेंटर के प्रश्न, आपकी नोटबुक में लिखा हुआ प्रश्न, सब कुछ एक जैसा दिखने लगेगा आपको, अगर टर्म को पकड़ना सीख गए तो ये वो 15 प्रश्न है जिनकी तैयारी आपको आज से नहीं, अभी से तैयारी करनी है, इनके आंसरों की, है ना। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो निकालिए इनके क्वेश्चन, जहां से भी आप निकाल सकते हो, अच्छे से नोट्स बना लीजिए। अगर एक हफ्ते का भी एग्जाम में टाइम हो तो बहुत बेहतर समय है आप लोगों के लिए, तैयारी कीजिए। लेकिन अभी हमारा मॉडल पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी 10 क्वेश्चन में आपको लघु प्रकृति के भी देने जा रहा हूं, उनको भी छोड़ना नहीं है। 10 क्वेश्चन लघु प्रकृति वाले। आइए शुरुआत करते हैं। ये क्या होते हैं लघु प्रकृति वाले क्वेश्चन? अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको सब कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। सिंगल टर्म वाले क्वेश्चन होते हैं, 8-10 लाइन में लिखना होता है इनका आंसर, ठीक है। 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए, पहला प्रश्न है, इल्तुतमिश द्वारा स्थापित राजनीतिक, प्रशासनिक और धार्मिक व्यवस्थाओं की विवेचना कीजिए। इसमें 3 चीजें पूछी गई है। इल्तुतमिश के समय में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, प्रशासनिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था कैसी थी। प्रश्न नंबर 2 है, मंगोलों के भारत पर आक्रमण का वर्णन करना है आपको। मंगोलों ने जब भारत पर आक्रमण किया था, क्लियर है, और उस आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा उसका विश्लेषण करना है। प्रश्न नंबर 3 है, मोहम्मद तुगलक की योजनाओं की असफलता के कारणों की समीक्षा कीजिए। मोहम्मद तुगलक जो योजनाएं लेकर के आया था, वो योजनाओं की असफलता के पीछे कौन से कारण छुपे हुए थे, उन कारणों को बताना है। प्रश्न नंबर 4 है, राणा कुंभा और राणा सांगा पर टिप्पणी कीजिए। प्रश्न नंबर 5 है, पानीपत के प्रथम युद्ध के कारण, बाबर की सफलता के कारकों और इस युद्ध के परिणामों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। प्रश्न नंबर 6 देखने को मिलेगा आपको, पानीपत के दूसरे युद्ध का वर्णन करना है संक्षेप में। प्रश्न नंबर 7 है, मराठों के उत्थान के कारण बताइए। प्रश्न नंबर 8 है, महाराणा प्रताप पर टिप्पणी कीजिए। प्रश्न नंबर 9 है, मुगल और बुंदेला संबंधों पर टिप्पणी कीजिए। क्लियर है। वहीं अगला प्रश्न है, औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 11 है, नादिर शाह के भारत पर आक्रमण के कारण परिणाम की विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 12 है, मुगल काल की राजस्व व्यवस्था का परिचय दीजिए। जजिया कर भी बताइए क्या होता है। प्रश्न नंबर 13, मुगल कालीन शिक्षा व्यवस्था और उस समय में स्त्री शिक्षा क्या थी, बताइए। प्रश्न नंबर 14, मुगल कालीन धार्मिक विश्वास और रीतियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। और प्रश्न नंबर 15 है, मुगल कालीन स्थापत्य कला की विवेचना कीजिए। आपने बोला सर ये क्या करा आपने, 10 बोल के 15 बता दिए। अरे भाई कर लो यार, कर लो ना, क्या दिक्कत है। 10 बोलकर 15 दे दिए, ये अच्छा हुआ, अच्छा ही है, गलत नहीं है, बुरा नहीं है। 10 क्वेश्चन दिए थे, 5 टर्म में आपको अलग से इसमें दी है मैंने हिडन तरीके से। ये जो प्रश्न नंबर 11 से लेकर 15 तक मैंने दिए है ना, मेरा दिल नहीं मान रहा था इनको छोड़ने के लिए, इसलिए मैं लेकर के आ गया। वैसे तो आपका जो मॉडल पेपर था, 10 लघुत्तरी प्रश्न जो बोला था मैंने, प्रश्न नंबर 10 तक ही था। लेकिन जो ये आखिरी के जो 5 प्रश्न आप देख रहे हैं ना, नादिर शाह, मुगल काल की राजस्व व्यवस्था और मुगल काल की शिक्षा व्यवस्था, है ना, मुगल काल की धार्मिक व्यवस्था और मुगल काल की स्थापत्य व्यवस्था, तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये 5 व्यवस्थाएं दिल नहीं मान रहा था छोड़ने के लिए, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं। इन पर भी थोड़ा थोड़ा सा पढ़ के आप जरूर जाइएगा। तो टोटल 15 प्रश्न वो और 15 प्रश्न लघु प्रकृति वाले। 15 प्रश्न कौन से, दीर्घ प्रकृति, 15 प्रश्न लघु प्रकृति। तो 15 दीर्घ प्रकृति के, 15 लघु प्रकृति के, कुल मिलाकर आपके सामने क्वेश्चन हो जाते हैं 30 क्वेश्चन। वैसे कहने के 30 क्वेश्चन है, रियलिटी में देखोगे ना तो ये अभी भी 15 क्वेश्चन ही है, 15 क्वेश्चन ही है। आप चाहे तो इनकी सिंगल टर्म वाले जो क्वेश्चन है, इनको आप उन जो दीर्घ प्रकृति वाले क्वेश्चन है ना, उनमें शामिल कर सकते हो। लेकिन मैं सेपरेट पढ़ने को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सुधा ना, डूबते को तिनके का सहारा, ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये बिल्कुल यही भूमिका निभाते हैं आपके एग्जाम समय में, एग्जाम टाइम में। तो अब सुनिए, आपके सामने अब चैलेंज ये खड़ा होगा कि सर आपने क्वेश्चन तो दिए, बट इनके आंसर का आप क्या करना है। तो देखिए, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो बेहतर तरीके से जानते हैं उनको आंसर कहाँ से निकालना है। लेकिन जो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट जैसे या तो कोई कॉलेज कंटिन्यूसली कॉलेज जाते हैं,
वो डिपेंडेंस कैटेगरी में आ जाते हैं, या जिनके पास समय नहीं है, अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ पाए, उनके पास पता ही नहीं है कि उनको करना क्या है, आंसर कहाँ से निकाल के लाना है। उन दोस्तों के लिए मेरे पास व्यवस्था है, आप चाहें तो बिल्कुल आप नोट्स मुझसे भी ले सकते हैं। इनके कस्टमाइज तरीके से आंसरों की नोट्स रेडी कर दी गई है, आप चाहें तो ले सकते हैं। जैसे हो सकता है आपके पास समय नहीं था तो आप क्रिएट नहीं कर पाए, है ना, तो आपके हिस्से का जो वर्क था वो मैंने मेरी टीम ने मिलकर कर लिया। तो जैसे अब देखिए यहाँ पर दोस्तों कुछ सब्सक्रिप्शन लेना होता है आप लोगों को, मैं हर मॉडल पेपर में आप लोगों को बताता हूँ। 2026 के मॉडल पेपर के लिए जैसे आप पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, अब इस विषय का अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो ये नोट्स आपकी ये रही। ये नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं पीडीएफ के रूप में मिलेगी, हिंदी मीडियम में मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर सिर्फ एक नोट्स चाहिए एक ही सब्जेक्ट की तो आप लोग 99 रुपए वाला सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको सभी विषयों की मिल जाए जो आपके मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव और वोकेशनल में आते हैं, मतलब 5 है ना, 2 मेजर के, 1 माइनर, 1 वोकेशनल, 1 ओपन इलेक्टिव, कुल मिलाकर के 5 सब्जेक्ट की नोट्स आप चाहते हैं, तो ये 5 सब्जेक्ट की नोट्स में मैं आप लोगों को 50% डिस्काउंट करके और ये पांचों नोट्स आपको 249 में आपको अवेलेबल करवा देता हूँ, 249 के सब्सक्रिप्शन प्लान में। ठीक है, तो आप समझ गए ना, 99 वाला सब्सक्रिप्शन प्लान एक नोट्स के लिए किसी भी सब्जेक्ट के आप ले सकते हो। 249 5 सब्जेक्ट आपके जो मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव और वोकेशनल। इसके अलावा अगर आप फाउंडेशन भी लेना चाहते हैं तो फाउंडेशन के लिए आपको 149 का सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होता है, 149 रुपए वाला। तो इसमें 3 सब्सक्रिप्शन हो जाते हैं, 99 वाला, 249 में ऑल सब्जेक्ट, 149 में फाउंडेशन। फाउंडेशन में चारों सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं। जिन दोस्तों को भी ये नोट्स चाहिए, सब्सक्रिप्शन चाहिए, वो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें और ये जो नंबर दिए गए हैं इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। बाकी सारा काम हमारी टीम संभाल लेगी। आपको एक काम और करना है, नोट्स ये पेज जो है स्क्रीनशॉट लेकर के नंबर पर जब व्हाट्सअप करेंगे तो नीचे लिख दीजिएगा कौन से अमाउंट वाला सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए, 99, 149 या 249, जो भी आपको चाहिए लिख दीजिएगा। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारी टीम के द्वारा आपको दे दी जाएगी। मिलेंगे फिर अगले नए मॉडल पेपर में। मुझे कमेंट करके बताइएगा अगला मॉडल पेपर आप किस विषय पर देखना चाहते हैं, मैं तुरंत उसको लाने का प्रयास करूंगा, जल्दी से जल्दी उसको लाने का प्रयास करूंगा। एग्जाम बिल्कुल अब आ चुके हैं आप लोगों के, तो बिल्कुल कंजूसी मत करना, सेशन को लाइक कर दे ताकि मेरे द्वारा जो मॉडल पेपर दिए जाते हैं वो आपके नोटिफिकेशन में आ सके। नए हैं, थर्ड ईयर में मेरे साथ तो डिटेल क्लासेस में बैठना चाहते हैं, कॉलेज वाली स्टाइल में पढ़ना चाहते हैं डिटेल क्लासेस में सभी सब्जेक्ट, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, जो भी नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को दूं भेजूं। क्लियर है, सेशन को लाइक जरूर कर दे करें ताकि सभी नोटिफिकेशन मतलब आप तक पहुंचते रहे और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट सेशन को मिल जाए। मिलेंगे अगले सेशन में, बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।